हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आपको पता ही है हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का जो हमारा बैच है, मेंस का दंगल, यानी कि इंग्लिश टारगेट हमारा 135 में से 135 है, जिसकी ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस आपको दे चुका हूँ। ठीक है, और 3 क्लासेस आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। आई होप कि आप सबने 3 क्लासेस देख ली होंगी, क्योंकि आज क्लास 4 में कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपने वो तीनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो तीनों क्लासेस जाके देख लो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप जो इसकी पीछे की 3 वीडियोस है वो जाके देख लेना, और नोट्स बनाते हुए चलो। जो जो कॉन्सेप्ट जो जो थेरीज मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, उसको आप बनाते हुए चलो, लिखते हुए चलो, क्योंकि एग्जाम से 15-20 दिन पहले आप क्या करोगे, इसी रजिस्टर को आप एक बार पलट के देख जाओगे, आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं, मेंस के लिए मैंने जो कहा था वो कैप का टारगेट मैं आपको दूंगा, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इंग्लिश बाय रोशन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने वो कैप डाल दिया है, एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड इडियम सब डाल दिया है, और एक वॉइस मैसेज है, उसको सुन लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, याद करने के बारे में। और बाकी जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2024 या सीएचएसएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है। ए टू जेड वाला जो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको ए टू जेड के नाम से एक बैच मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको कहाँ से शुरू करना है, जो पहली क्लास होगी, देखो डे के हिसाब से होगा। थंबनेल आप देखोगे ना तो लिखा होगा डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। तो डे 1 से आपको स्टार्ट करना है, और जिस सीक्वेंस में वो है उसी सीक्वेंस में आपको उसको देखते जाना है और नोट्स बनाते हुए जाना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो मैंने कहा ना, मैं हमेशा काम करता हूँ दावे के साथ। तो मेरा दावा है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं आपको, ना ही कहीं से आपको बैच लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बस आप एक बार बैच को कंप्लीट करो, फिनिश करो। ठीक है, तो क्लास 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, सीजल 2023 अभी जो हुआ था, उसके अंदर आए हुए जितने भी कॉमन एरर्स, जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और जितने भी ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम कर रहे हैं। तो आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। कॉमन एरर, ब्लैंक जितने भी है ना, आज ही सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी जो है, 3 क्लासेस की जो पीडीएफ है, ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, जाके देख लेना। आज क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास की भी, यानी कि जो 4th क्लास है, इसकी भी पीडीएफ में डाल दूंगा। क्लास 3 भी हम लोग कर चुके हैं। आज हमें करना है यहाँ से क्लास 4। ठीक है, चलो पहले आप क्या करोगे, पॉज करके स्क्रीन को आप खुद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, आज ये खत्म है। नेक्स्ट मैं क्या कराने वाला हूँ इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के नजरिए से वो है पैराजंबल, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि पैराजंबल को सॉल्व कैसे करें। समझ ही नहीं आता सर, कैसे जोड़ें उसको, कैसे एक प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर दें उसको। क्योंकि आपको पता है पैराजंबल के आपके मेंस के अंदर 4 से 5 सवाल आने वाले हैं। हो सकता है 6 भी आ जाए, नॉट अ बिग डील। और अगर 6 आ जाते हैं तो 6 का मतलब है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि 18 नंबर का आपका सिर्फ पैराजंबल है। तो देख लो कितना ज्यादा वेटेज है, 135 में से 18 नंबर की सिर्फ पैराजंबल है। तो पैराजंबल की मैंने एक वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल रखी है, मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पैराजंबल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो जब आप कल उस क्लास को लोगे, प्रैक्टिस क्लास को, पैराजंबल वाली जब प्रैक्टिस क्लास कल आप लोगे, तो उससे पहले आप एक काम करना, उस पैराजंबल वाली वीडियो को देखकर आना। क्योंकि जब आप उसको देखकर आओगे ना, तो मेरा दावा है, मैंने कहा ना दावे के साथ करता हूं मैं काम। जब आप उस वीडियो को देखकर आओगे, जो मैंने पैराजंबल के बारे में वीडियो बनाई है कि आपको कैसे सॉल्व करना होता है, क्या ट्रिक्स लगानी होती है, ग्रामर के कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैराजंबल के नजरिए से, ये सारी बातें मैंने बता रखी है। कुछ मैंने एग्जाम्पल्स भी करवा रखे हैं, तरीके बता रखे हैं कि आपको एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी है। तो जब आप उस वीडियो को देखकर आओगे, उसके बाद जब आप कल की क्लास लोगे पैराजंबल वाली, तो देखना आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कितना कुछ सीख गया, एक ही दिन के अंदर मैं कितना कुछ सीख गया। सच में वो वाली फीलिंग आपको आएगी अंदर से कि यार मजा आ रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको कि आप देख लेना उस वीडियो को। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पैराजंबल का जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, या फिर डायरेक्ट भी मेरे चैनल पे जाओगे वीडियोस में तो पैराजंबल के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ही क्लास है पैराजंबल का। ठीक है, चलो आओ पहले इसको खत्म करते हैं। देखो क्या लिखा, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस। पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट डिफाइंस द होमोनिम्स गेट एंड गेट। देखो मैंने पहले आपको कहा था, और आपने इतने दिन से देखा होगा 3-4 क्लासेस के अंदर, कि एसएससी अब क्या कर रहा है, होमोनिम्स बहुत पूछ रहा है। पहले होमोनिम्स नहीं पूछे जाते, लेकिन अब होमोनिम्स ज्यादा पूछ रहा है। होमोनिम्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दो ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर साउंड करे, या दो से ज्यादा वर्ड्स जो सिमिलर साउंड करे लेकिन मीनिंग क्या हो उनकी अलग अलग हो, उनको बोलते हैं होमोनिम्स। जैसे यहाँ पर देखो, गेट और गेट साउंड सिमिलर है, गेट और गेट, तो इन दोनों का आपको मतलब बताना है एक एक करके। तो देखो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है पहले में कि गेट, गेट मींस जनरल अग्रीमेंट। गेट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट। और टैरिफ एंड एक्स, आप अच्छे से जानते हो यार, गेट का मतलब होता है दरवाजा। इतना क्या मत्था पच्ची करना है, गेट का मतलब होता है दरवाजा। तो ये तो नहीं है आंसर इसका, इसका मतलब दरवाजा नहीं है। गेट मीन्स टू अचीव और रिसीव नहीं,
गेट मीन्स अ हिंज्ड बैरियर यूज्ड टू क्लोज एन ओपनिंग इन अ वॉल और फेंस। हाँ ठीक है, गेट का मतलब होता है एक ऐसा बैरियर जो यूज किया जाता है टू क्लोज एन ओपनिंग इन अ वॉल और फेंस। किसी भी वॉल या फेंस की जो ओपनिंग होती है उसको बंद करने के लिए जो हम यूज करते हैं बैरियर, उसी को दरवाजा कहते हैं। चलो, गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो एक चलने का स्टाइल होता है, किसी व्यक्ति का जो चलने का मैनर होता है। जैसे हर व्यक्ति का जो गेट होता है वो अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति आप देखोगे बिल्कुल सीधा चलेगा तन के, कोई व्यक्ति होगा झुक के चलेगा, कोई व्यक्ति होगा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, तो उसको बोलते हैं गेट। अच्छा, तो ये तो ठीक है। अब इसको देखो, एंड गेट मीन्स अ क्लॉथ और लेदर लेग। नहीं, गेट का मतलब कोई क्लॉथ, कोई कपड़ा नहीं होता। गेट का मतलब, तो एक ही आंसर बचा। अब इसको पढ़ लेते हैं कि क्या वो मीनिंग है इसमें, नहीं है। गेट मीन्स अ हिंज्ड बैरियर यूज्ड टू क्लोज एन ओपनिंग इन अ वॉल, ये तो ठीक है, फेंस और हेज। एंड गेट, इस गेट का मतलब है, देखो इसका मतलब पता लग गया। इसका मतलब क्या? मीन्स अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग। मैंने अभी आपको बताया तो कि एक व्यक्ति का जो चलने का तरीका होता है, जो चलने का मैनर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। आगे बढ़ो। विनय सेड, विनय ने कहा दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज। आपको मैंने इससे पहले A to Z वाले बैच में जो मैंने अभी लेटेस्ट टॉपिक करवाया है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी मैंने लेटेस्ट करवाया है। आप लोगों का मेंस है, तो मैंने कहा था कि आप लोग A to Z बैच पूरा खत्म कर सकते हो। अगर आप एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियोज अगर आप देख लोगे तो मेंस तक तो खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखो मैंने कितने स्मूथ तरीके से बता रखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी आपके 2 से 3 सवाल मेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा इसके अंदर, देखो जब यहाँ पर पास्ट है, सैड है, तो देखो ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है असल में। विनय सैड, विनय ने कहा दैट, ये जो दैट है किसकी जगह पर आया हुआ है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। असल में ये ऐसा होगा डायरेक्ट में, विनय सैड, विनय ने कहा। डायरेक्ट में ऐसा होगा ना ये, उसी को जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो वो ऐसा बन गया, विनय सैड दैट। जब आपको पता है ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, और वैसे भी देखो सैड क्या है? पास्ट है ना, से का सेकंड फॉर्म है सैड, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो आगे ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर पास्ट हो तो आगे वाली वर्ब्स भी सारी क्या होती है? पास्ट होती है। क्योंकि इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में कभी भी प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं आता, क्योंकि यहां पर वो प्रेजेंट रहा होगा, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट में गया होगा तो जाहिर सी बात है पास्ट बन जाएगा। यानी कि हो सकता है यहां पर वो इज हो, लेकिन जैसे ही वो इनडायरेक्ट में गया होगा, तो आपको पता है इज एम आर का डायरेक्ट डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में लेके जाते हो तो वो क्या बन जाता है? वॉज वर्ब। जब आप इज एम आर को वॉज जब आप इज एम आर को इनडायरेक्ट में लेके जाते हो तो वो क्या बन जाता है? वॉज वर्ब। तो ही इज की जगह पर क्या आ जाएगा? ही वॉज। सिंपल समझ सकते थे कि भाई यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। सिंपल। तो आपको बताना था किस में एरर है, एरर कौन से पार्ट में? तो एरर आपका इस वाले पार्ट में, ही इज कमिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? ही वॉज कमिंग। ठीक है, द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन देमसेल्व्स। क्या आपको ये पता है कि बिटवीन और अमंग कब लगाते हैं? मैं पढ़ा चुका हूँ उससे पहले की क्लासेस में। बिटवीन और अमंग कब लगाते हैं? देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है? के बीच। बिटवीन हम लगाते हैं फॉर टू, दो के लिए, चाहे दो लोग हो, दो वस्तुएं हो, दो के लिए लगाते हैं। ठीक है, और अमंग लगाते हैं फोर मोर देन टू, दो से जब ज्यादा की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला? प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड, प्लेयर्स ने रिवॉर्ड को बांट लिया आपस में, मतलब भी अपने बीच में सबने रिवॉर्ड को बांट लिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो प्लेयर्स तो नहीं होंगे। ऐसी कोई गेम देखी है आपने जिसमें दो ही प्लेयर्स हो? और वैसे भी जब तक आपको डिफाइन ना किया जाए कि प्लेयर दो हैं, तब तक प्लेयर्स को आप प्लूरल ही मान के चलोगे, दो से ज्यादा ही मान के चलोगे। हालांकि दो भी प्लूरल है, लेकिन जब तक स्पेशली डिफाइन ना किया जाए कि बोथ द प्लेयर्स, अगर ऐसा बोलता बोथ द प्लेयर्स तो मतलब दो होते, लेकिन सिर्फ प्लेयर्स बोला है तो आप इसको दो से ज्यादा ही मान के चलोगे, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर ये दो से ज्यादा है तो आपको पता है यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमंग। ये आ जाएगा अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, द फैमिली हैज विजिट मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। की फैमिली जो है यूरोप के कई सारे पार्ट को, देखो गलती तो है ही, आपको पता कंफर्म हो गया कैसे, क्योंकि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो गलती तो है इसके अंदर। अब आपको इसको सही करना है, मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। हमेशा क्या किया करो, सेंटेंस को ना पहले एक बार पूरा पढ़ा करो कि सेंटेंस, और उसके अंदर देखा करो कि टेंस कौन सा है, क्या बात की जा रही है, कहीं वो कंडीशनल तो नहीं है। अच्छे से देखा करो, गौर किया करो कि वो कौन, मतलब क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस के अंदर क्या डिमांड की जा रही है। द फैमिली हैज विजिटेड मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप व्हेन, जब, व्हेन का मतलब जब, द मैन वॉज वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एजुकेशनल एजेंसी। जब आदमी, वह आदमी काम कर रहा था, देखो वॉज का मतलब काम कर रहा था, विद एन इंटरनेशनल एजुकेशनल एजेंसी, यानी कि जो घटना है ये पास्ट की है, कि जब वो आदमी एक एजुकेशनल कंपनी के साथ, एजुकेशनल एजेंसी के साथ काम कर रहा था, तो उसकी फैमिली ने यूरोप के कई हिस्सों में यात्रा कर ली थी, या यूरोप के कई हिस्सों में घूम लिया था। तो जाहिर सी बात है अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो यहाँ पर हैज तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हैड आएगा, क्योंकि पास्ट में हैड आता है। और आपको पता है हैज हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड विजिटेड। अब आप ढूंढो हैड विजिटेड कहाँ दे रखा, यहाँ दे रखा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पता लग गया क्यों, क्योंकि सेंटेंस को आगे आपने पढ़ा तो आपको पता लग गया बात तो पास्ट की हो रही है, क्योंकि आदमी काम करता था। देखो ना, मैन वॉज वर्किंग, जब वो आदमी काम कर रहा था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में आगे क्या आएगा, यहाँ पर हैड आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाइल ही सॉ द बेयर, जब उसने भालू को देखा। ही रैन टू द नियरेस्ट ट्री, वो सबसे पास का जो पेड़ था, नियरेस्ट का मतलब सबसे नजदीकी जो पेड़ था, वहां भागा। ड्रॉप्ड हिज गन, अपनी जो गन थी वो ड्रॉप कर यानी कि छोड़ी। एंड क्लाइम टू अ सेफ प्लेस, और पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ जाना, और पेड़ पर वो चढ़ गया। ठीक है, वाइल देखो, हम यहाँ पर बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक टाइम का वो बताना चाह रहे हैं, मोमेंट, कि जब उसने देखा, यही तो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही या जब उसने भालू को देखा, जैसे ही उसने भालू को देखा या जब उसने भालू को देखा। देखो वाइल आप कब लगाते हो, जब आप किसी काम की कॉन्टिन्यूटी को बताना चाहते हो, जैसे कि आई मेड द टी वाइल ही, या फिर ऐसे करो, आई आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग वाइल, जिस दौरान, वाइल का मतलब जिस दौरान, ही वॉज वॉचिंग टीवी, तो जिस दौरान जो है ना, ये जो वाइल है, ये काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर वाइल नहीं आएगा, यहाँ पर आप एक टाइम का पॉइंट बता रहे हो कि जब उसने भालू को देखा, जिस दौरान। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हो, जिस दौरान या जब। तो जब के लिए क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तो वेन ही सॉ द बेयर, जब उसने भालू को देखा। तो आपको इसको इंप्रूव करना है, तो देखो वेन कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हार्डली क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखो हार्डली होता, तो आपको पता है हार्डली वाले केस में अगर सेंटेंस हार्डली से शुरू हो, कल ही बताया था मैंने, जब आपका सेंटेंस हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, या ये मेन मैंने तीन बताए थे, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली या नो सूनर। ठीक है, तो जब सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है, तो हमेशा वहां पर सबसे पहली चीज क्या है, इन्वर्जन लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हमेशा ये वाला फॉर्मेशन रहेगा। वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बनता इससे, इन्वर्जन होता है। एक टॉपिक में आपको आगे पढ़ाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो अगर मान लो मैं हार्डली से बनाता भी, हार्डली से अगर मैं शुरू भी करता, अगर यहाँ पर सबसे पहले हार्डली होता, तो इन्वर्जन लगाते, और इन्वर्जन में देखो पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं लगा सकते थे आप, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हार्डली हैड ही, या तो ऐसे होता हार्डली हैड ही सीन, या तो ऐसे होता हार्डली डिड ही सी, हार्डली डिड ही सी, ऐसे होता। अगर मान लो यहाँ पर हार्डली होता भी, तो आपको पता है आगे जो हार्डली का पेयर बनता है वो किससे बनता है, वेन से, कल बताया था मैंने। तो आगे वेन भी आना चाहिए था, लेकिन कहीं पर वेन नहीं है, देखो यहाँ पर पूरे में नहीं है, तो इसका मतलब हार्डली से तो नहीं बनेगा, सब्सटीट्यूशन तो होगा। ठीक है, और नो सूनर से भी देखो, नो सूनर का भी मैंने बताया कि जब नो सूनर आए तो ये लगाते हैं इन्वर्जन। तो देखो यहाँ पर इन्वर्जन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्वर्जन तो लगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब नो सूनर से शुरू होता है तो इन्वर्जन तो लगेगा, लेकिन इसका जो पेयर बनता है वो किससे बनता है, देन से बनता है, बताया था मैंने आपको। यहाँ पर कहीं भी देखो आपको देन दिखाई दे रहा है, कल बताया था, यहाँ पर देखो कहीं भी देन दिखाई दे रहा है क्या, तो आपको नहीं सर देन तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, एक ही आंसर बचा सी। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, अगर आपने चीजों को पढ़ा है तभी आप चीजें एग्जीक्यूट कर पाओगे, जब तक आपने चीजों को पढ़ा ही नहीं है। अब सोचो आपको पता ही नहीं होता कि नो सूनर से शुरू होता तो इन्वर्जन लगाते हैं, तो आप कैसे एलिमिनेट करते यार, आप तो कंफ्यूज हो जाते। अगर आपने पढ़ा है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक टॉपिक को पढ़ के आपको जाना है, ताकि जो बेसिक नॉलेज है हर एक टॉपिक की वो आपको कम से कम पता रहे। ठीक है, आगे देखो, ग्रीन हाउस गैस, देखो ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ, अच्छा इसको आपको इंप्रूव करना है, ये अंडरलाइन कर देता हूं, इसको आपको इंप्रूव करना है, कहीं कहीं पर मैं भूल गया अंडरलाइन करना, इसको इंप्रूव करना है। ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ एटमोस्फेयर, जो अर्थ के एटमोस्फेयर में ट्रैप्ड है, अर्थ के एटमोस्फेयर में ट्रैप्ड है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, या क्या कह सकते हो, बगल में। जैसे आपके साथ में कोई बैठा है, बाजू में कोई, तो आप क्या बोलते हैं, ही सिटिंग बिसाइड मी, बोलते हो ना ही सिटिंग बिसाइड मी, तो बिसाइड का मतलब बाजू में, बगल में। अगर इसी में मैं एक काम करूं, एस लगा दूं बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, या फिर कह सकते हो के साथ साथ, के साथ साथ। जैसे
आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, कि हिंदी के अलावा या हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश भी जानता हूं, तो उसका मतलब होता है बिसाइड्स। और बिसाइड का मतलब बाजू में या बगल में, ठीक है, पड़ोस में कह सकते हो। तो आपको पता है ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाजू में नहीं फंसा हुआ है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फंसा हुआ है, में फंस जाता है। तो ट्रैप्ड क्या होगा, ट्रैप्ड होगा इनसाइड एटमॉस्फेयर में, तो ट्रैप्ड इनसाइड। आउटसाइड भी नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड तो क्या होता है, बाहर का एरिया। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, से परे, जैसे कि बियॉन्ड इमेजिनेशन बोलते हैं ना, मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन से परे, तो बियॉन्ड का मतलब से परे। तो यहाँ पर सिंपल सा पता लग रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो अर्थ के एटमोस्फेयर में फंस जाता है, कॉज, और उसी की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बेसिकली क्या होता है जब ग्रीन हाउस गैस आता है, ठीक है, अर्थ के एटमोस्फेयर में, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता ऊपर, और यही एटमोस्फेयर में फंस जाता है, और इसी की वजह से टेम्परेचर जो वो बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द अर्थ्स एटमोस्फेयर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है, अगला, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। कल आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, बताया था मैंने। लेकिन कुछ ऐसा भी बताया था मैंने केस जब द नहीं लगाते। जब सुपरलेटिव से पहले मैंने आपको बताया था कोई भी नाउन विद अपॉस्ट्रोफे एस हो, या कोई भी क्या हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, हर, देयर, आर, ठीक है, एटसेट्रा, आपको पता ही क्या क्या है। तो जब इससे पहले ये हो या ये हो तो वहां पर द नहीं आएगा, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर द आएगा। तो देखो यहाँ पर सुपरलेटिव है मोस्ट, क्या इस मोस्ट से पहले कोई नाउन विद अपोस्ट्रोफे है, तो नहीं है। क्या इससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे नहीं है, तो यहाँ पर द आना चाहिए ना भाई, द मोस्ट, दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट। तो आपको बताना है एरर किस में है, तो एरर इस वाले पार्ट में है, दिस विल बी मोस्ट से पहले क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक ही चीज को अगर डेली रिपीट करने लगा फिर तो उन बच्चों का लॉस है जो डेली मेरी क्लास देख रहे हैं। अब मान लो आप सीधा मेरी इसी वाली वीडियो में आए हो, ठीक है, आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, कि द कहां पर आएगा कहां पर नहीं आएगा पूरा लिख के एक्सप्लेन करूं। लेकिन यही चीज मैंने अपनी पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं तो उससे उन बच्चों के टाइम का नुकसान है ना, जो बच्चे रोज मेरी क्लास देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको आप डे 1 से देखा करो। जैसे ये सीरीज चल रही है मेंस की, तो आप इसको डे 1 से देखो, क्योंकि वहां से मैंने चीजों को बताना शुरू किया है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो रिपीट होती है, तो आप देखा करो डे 1 से। ठीक है, दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री पर्सन। आपको इसको इंप्रूव करना है, देखो इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। देखो पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, तो मिलिट्री व्यक्ति, मिलिट्री व्यक्ति क्या होता है, मिलिट्री व्यक्ति नहीं होता भैया, आपको पता है मिलिट्री पर्सनल होता है। ये तो आप अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना। पर्सनल का मतलब क्या होता है, मिलिट्री के जो अधिकारी होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पर्सनल, याद रखना। ठीक है, तो क्या होता है, मिलिट्री पर्सनल। ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रूल हो इसके अंदर, सीधा याद रखना मिलिट्री पर्सनल होता है। ठीक है, ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन, एक चीज ध्यान रखना, देखो कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको क्लियरली, आप इसको नोट करते हुए चलना। ठीक है, देखो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल, एज वेल एज। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर साफ साफ लिखा करो, क्योंकि मैं आपके इसी से मैं प्रिंट आउट निकलवाता हूँ या फोटो कॉपी करवाता हूँ जो भी था, तो इसलिए मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साफ साफ लिखूँ। बिसाइड्स, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, जितने भी लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, ठीक है, और इसके अलावा आप लिखोगे इन एडिशन टू, और इसके अलावा आप लिखोगे नथिंग बट, ठीक है, एटसेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब मेरे समझाने का मतलब क्या है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप इनकी मदद से एक नाउन, नाउन 1 प्लस दो नाउन, नाउन 2, जब भी आप इनकी मदद से दो नाउन्स को जोड़ते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना आगे सेंटेंस में आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा, या जो वर्ब होगा, या जो एडजेक्टिव होगा, या जो प्रोनाउन होगा, जो भी होगा, वो सारा का सारा आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। पहले वाले सब्जेक्ट कह लो,
या पहले वाला ऑब्जेक्ट कह लो, या पहले वाला नाउन कह लो, या पहले वाला प्रोनाउन कह लो, मतलब जो भी पहले वाला होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आएगा, ध्यान रखना। जो भी हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन, पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई जरा इसको देखो ध्यान से। ऑनेस्टी, अच्छा इसकी मीनिंग तो पता है ना, विद का मतलब साथ में, अलोंग विद का मतलब के साथ साथ, टुगेदर विद का मतलब किसी के साथ, एज वेल एज का मतलब और तो और, बिसाइड्स का मतलब अभी बताया था मैंने, के अलावा या के साथ साथ, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, अकम्पनीड बाय मतलब किसी के साथ, जैसे बोलते हैं ना ही अकम्पनीड बाय हर सिस्टर, मतलब वो अपनी बहन के साथ, ऐसे। लाइक मतलब की तरह, अनलाइक मतलब की तरह नहीं, इन एडिशन टू का मतलब के साथ साथ या के संबंध में, ठीक है, और नथिंग बट का मतलब कुछ नहीं बल्कि, ये मतलब होता है। तो देखो इनकी मदद से जब आप दो नाउन को जोड़ोगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी होगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब देखो मेरे भाई जरा, ऑनेस्टी एज वेल एज, यहां पर आपको दिख गया एज वेल एज, डिसिप्लिन, ठीक है, तो मैंने एज वेल एज की मदद से दो नाउन्स को यहां पर जोड़ रखा है। ऑनेस्टी भी एक आपको पता है क्या है, सॉरी दो एडजेक्टिव को जोड़ा है मैंने, सॉरी नाउन को, सही है, ऑनेस्टी भी एक नाउन है और डिसिप्लिन भी क्या है, एक नाउन है, एज वेल एज की मदद से मैंने जोड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आगे हेल्पिंग वर्ब होगा या जो वर्ब होगा या जो प्रोनाउन होगा जो एडजेक्टिव होगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्या है, ऑनेस्टी। अब आप मुझे बताओ ऑनेस्टी जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर है, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, हमारे पास कितने नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो जो ऑनेस्टी है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इस ये ऑनेस्टी क्या है, एक प्रकार का भाव है ना, एक प्रकार की हमारी क्वालिटी के अंदर काउंट होता है। तो भाव, क्वालिटी, इमोशन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर है। तो अभी मैंने आपको बताया जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर फर्स्ट वाला नाउन आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज। तो देखो क्या आएगा, इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, तो ये रहा इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट भी कर लोगे। पेरेंट्स शुड टेल, पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर, कि मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बहुत ज्यादा ध्यान रखें वो, कब, व्हेन, जब, व्हेन मतलब जब, क्रॉस्ड, देखो क्रॉस्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। जब यहां पर हम एक प्रेजेंट की, देखो ना प्रेजेंट की बात करें, शुड टेल बताना चाहिए, यहाँ पर एक बेसिकली एक जनरल उसकी बात हो रही, जनरल स्टेटमेंट की, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो ध्यान दे जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तो यानी कि ध्यान कब देंगे बच्चे, आप ऐसे अंदाजा लगाओ, बच्चे ध्यान कब देंगे, ध्यान कब रखेंगे, जिस दौरान वो रोड क्रॉस कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि एक कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, काम को कंटिन्यू करने की बात हो रही है। तो जब भी आपको लगे कि काम के कंटिन्यूएशन की बात हो रही है तो मतलब कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे आप। तो व्हेन क्रॉस नहीं होगा, क्या होगा, व्हेन क्रॉसिंग, क्योंकि कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए वी1 और आईएनजी लगाते हैं हमेशा। तो व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन क्रॉसिंग, करते समय, रोड क्रॉस करते समय, यानी कि काम कंटिन्यू दिखाया जा रहा है, कि रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि काम क्या दिखाया जा रहा है, कंटिन्यूएशन में। तो क्या हो जाएगा, व्हेन क्रॉसिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इफ इट विल रेन, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है इस क्लॉज के बारे में, कंडीशनल क्लॉज के बारे में। जहां पर इफ आ रहा है इसको बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज, और ये जो है इसको बोलेंगे मेन क्लॉज। तो आपको पता होना चाहिए जो इफ क्लॉज होता है, ठीक है, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता, फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं बन सकता। इफ क्लॉज जो होता है या तो आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट में बनता है, ठीक है, या फिर आपको पता है ये सिंपल पास्ट में बनता है, या फिर आपको पता है किसमें बनता है ये, पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और भी एक दो कंडीशंस है प्रेजेंट और पास्ट की, लेकिन फ्यूचर से कभी नहीं बनता, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पता है इसमें गड़बड़ है, तो इफ के साथ में आपको पता है इस वाले क्लॉज को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में है, देखो ये विल है ना, तो इफ क्लॉज का भी फ्यूचर में नहीं होगा। अब ये किसमें चेंज करोगे, ये डिपेंड करता है इसके मेन क्लॉज पे, इसके मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। तो देखो मेन क्लॉज में क्या है, विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म में काउंट होता है, बेस फॉर्म में काउंट होता है। यानी कि ये जो आपका मेन क्लॉज है ये आपका सिंपल फ्यूचर से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सिंपल फ्यूचर। तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर आपका मेन क्लॉज किस में हो, सिंपल फ्यूचर में, तो आपका जो इफ क्लॉज होता है वो किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, इज एम आर आता है, या फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर विल रेन को मैं क्या कर दूंगा, रेन, और क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस भी लगा दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, ऐसे बन जाएगा। अब ढूंढ लो किसमें दे रखा है, मतलब आपको इसमें बताना गड़बड़ किसमें, तो गड़बड़ तो इसमें, इट विल रेन की जगह पर क्या आ जाएगा, इफ इट, इस पूरे को हटाकर क्या लिख दो, रेन्स। समझ में आया, ये क्लॉजेस मैं आपको बता चुका था पहले ही कि तीन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को ध्यान रखना, पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है कि इफ क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट में हो
तो मेन क्लॉज होगा आपका सिंपल फ्यूचर में। अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो आपका मेन क्लॉज किससे बनेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट से बन रहा है तो आपका जो मेन क्लॉज होगा वो किससे बनेगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। ठीक है, इफ ओनली आई वॉज अ यंग मैन, देखो इफ ओनली ये क्या है, जहां पर भी इफ ओनली आ जाए ना तो आप समझना कि वो एक इमेजिनरी सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, इमेजिनरी। इमेजिनरी याद रहे ना रहे, आप याद रखना इफ क्लॉज है। इफ आ रहा है ना तो मतलब क्या है, इफ क्लॉज है, क्योंकि कंडीशन रखी जा रही है। आप ऐसे समझो, इफ ओनली आई वॉज ए यंग मैन, कि काश मैं एक यंग मैन होता, सॉरी काश मैं यंग अगेन, काश मैं दोबारा से यंग हो पाता। तो आपको नहीं लग रहा कि यहां पर मतलब एक इमेजिनेशन किया जा रहा है, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस है। और इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर जहां पर भी आपको इफ या वुड दैट क्या दिखाई देता है, या तो इफ दिखाई दे जाए या वुड दैट दिखाई दे जाए, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना। जब मैं कंडीशनल कराऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी याद रखो कि जहां पर भी इफ या वुड दैट दिखाई दे जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज ही कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले आपका आता है इफ क्लॉज, ठीक है, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा मैंने बताया था, ये बता चुका हूं मैं कि हमेशा वर आता है, वर। ये ध्यान रखना, जब भी आपको लगे कि इमेजिनरी सेंटेंस है तो इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर हमेशा वर आता है। यहां पर चाहे आई हो तो भी वर, ही हो तो भी वर, शी हो तो भी वर। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं काश मैं तुम होता, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि काश मैं तुम होता, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। ये 10th या 11th में प्ले भी है, एनसीईआरटी की बुक में अगर आपने पढ़ा हो क्लासेस के अंदर, इफ आई वर यू, कि अगर मैं तुम होता। तो देखो इमेजिनरी है ना, इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं कि अगर मैं तुम होता, इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना हमेशा यहां पर सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर आता है। अगर मैं बोलूं काश मैं एक, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा कर देता, इमेजिनेशन है ना, कल्पना है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, वुड दैट से अगर बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, वुड दैट। अगर मैं राजा होता तो क्या बोलूंगा, वुड दैट आई वर अ किंग, आई वर अ किंग, कि काश मैं एक राजा होता। तो हमेशा यहां पर वर आएगा, ध्यान रखना। तो गलती पता लग गई, इफ ओनली है ना, ये दिखा रहा है आपके इमेजिनेशन को, तो यहां पर आई के साथ वॉज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, तो ढूंढ लो, ये रहा आई वर यंग अगेन, ये आपका आंसर। आई होप आप इसको याद रखोगे भाई, और इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आप चीजों को नोट करते हुए चलो। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता आपको क्लास से रिलेटेड है तो आप, जो कमेंट सेक्शन होता है वो इसीलिए होता है कि आप उसमें पूछो। ऐसा नहीं है कि आप जैसी कमेंट करोगे मैं वैसी देख लूंगा, हो सकता है मैं काम में बिजी हूं, लेकिन मैं जैसे, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता सारे हूं, ध्यान रखना, यूट्यूब पे खास करके मैं सारे कमेंट्स देखता हूं। तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं कमेंट्स में ही आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंतजार करना, ऐसा नहीं कि भैया ने तो किया ही नहीं है, सर ने तो किया ही नहीं, इंतजार करना, रिप्लाई मिलेगा और जवाब आपको मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ठीक है करारा जवाब मिलेगा। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूं, दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली, कि पोस्टमैन जो है ना आता ही होगा। देखो मैंने आपको बता रखा है कि विल का वुड तभी बनता है जब यहां पर बात पास्ट की हो रखी हो। डायरेक्ट में विल होता है या शैल होता है तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। ध्यान रखना, जब डायरेक्ट में आपका विल या शैल होता है तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट में विल शैल का क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्ट में जो आपका वर्ब होता है वो क्या होता है, पास्ट होता है। लेकिन यहां पर तो पास्ट वर्ब नहीं है, आई एम श्योर, एम दे रखा है यानी कि प्रेजेंट है, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन, कहीं पर भी पास्ट की बात नहीं हो रही है। तो जब पास्ट की बात ही नहीं हो रही है तो विल शेल का वुड क्यों बना रहे हो, पोस्टमैन के साथ सिंपल लगाओ ना विल। समझ गए मेरी बात, जब कहीं पर यहां पास्ट की बात ही नहीं हो रही है तो आप विल शेल को चेंज क्यों करोगे वुड में, विल शेल का विल शेल रहेगा। सिंपल याद रखो, जब मैं नॉर्मली क्या है फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो विल शेल आएगा। अगर मैं पास्ट में जाकर फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जैसे अगर जैसे अभी मैं आप लोगों से कहूं कि कल मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात कर रहा हूं। जैसे अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि कल मैं आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू दैट टॉपिक टुमारो, तो मैंने विल बोला ना, वुड तो नहीं बोला ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको याद है कल मैंने आपसे कहा था, कल मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी कि ये जो मैंने बोला कल मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये मैं अभी नहीं बोल रहा, ये मैं कल बोल चुका हूं। यानी कि जो फ्यूचर की बात है वो असल में मैंने पास्ट में बोली थी। तो ऐसे केसेस में जब आपको लगे कि भाई फ्यूचर तो है लेकिन वो फ्यूचर की जो बात है वो प्रेजेंट में नहीं बोली गई है बल्कि वो भी पास्ट में बोली गई है, तो वहां पर विल शैल नहीं लगाते, वहां पर वुड लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था दैट आई वुड टीच यू, अब विल नहीं लगाऊंगा, आई वुड टीच यू, क्योंकि मैं फ्यूचर की बात तो कर रहा हूं लेकिन वो अभी नहीं बोल रहा मैं, असल में वो बात मैंने कल बोली थी। तो ध्यान रखना, जब तक पास्ट ना आए तब तक वुड नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो एरर किसमें, द पोस्टमैन वुड बी, वुड बी की जगह क्या आ जाएगा, विल बी। ठीक है, अगला,
मारुति लाइक्स, मारुति को पसंद है एडवेंचर स्टोरीज, एडवेंचर की जो स्टोरीज है स्पेशली खास करके एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। भैया आपको पता है स्टोरीज का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ये है द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ये मैगजीन भी है और स्टोरीज भी है द एडवेंचर ऑफ टार्जन, तो एन की जगह पर द आ जाएगा, ठीक है, आंसर ये है इसका, आर्टिकल की गलती दे रखी है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, अब देखो यहाँ पास्ट है, पास्ट है तो आंख बंद करके विल को वुड में कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैंने ये तो तुम्हें समझाया कि जब पास्ट हो तो विल शल नहीं आता, वुड आता है, आंख बंद करके चेंज करो, तो एरर किसमें है, विल टेक की जगह पर आ जाएगा वुड टेक। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया वुड टेक अ सीट, ना कि विल टेक अ सीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। द गर्ल इन द वाटर, जो पानी में लड़की थी, विसल्ड, उसने विसल किया, सीटी बजाई विद फुल माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, एंड वेव्ड, और उसने हिलाया माय आर्म्स, मेरे हाथों को हिलाया, मेरे हाथों को हिलाएगी वो, भाई पानी में लड़की है तो वो अपने हाथ को हिलाएगी ना सीटी बजाकर, तो माय आर्म्स नहीं क्या होगा, हर आर्म्स, क्योंकि लड़की है तो हर आर्म्स, ठीक है, ये रहा, कहां ये रहा, हर आर्म्स। आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म का मतलब होता है बाह या भुजा, बाह या भुजा, ठीक है, ये आर्म है। अगर मैं इसमें एस लगा दूं, मैं कर दूं आर्म्स, तो इसका मतलब या तो भुजा का प्लूरल, या तो भुजा का प्लूरल, या फिर इसकी एक और मीनिंग निकलती है हथियार, ठीक है, आर्म्स मतलब हथियार भी होता है, ध्यान रखना है इसको। ऑनरेबल पर्सन, देखो कुछ ऐसे हमारे भाई साहब एडजेक्टिव या नाउन होते हैं जो एच से शुरू होते हैं लेकिन साउंड उनका वोवल होता है, जैसे कि मैं बोलूं ऑनरेबल, ठीक है, मैं बोलूं ऑनेस्ट, मैं बोलूं आवर, मैं बोलूं एयर, तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं। ऑनरेबल आपको पता है, ठीक है, ऑनरेबल एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, हेयर एक नाउन है और एयर भी एक क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव और नाउन है जो शुरू तो एच से हो रहे हैं लेकिन इनका जो साउंड होता है जब आप इसको लिखते हो, जैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं, हॉनरेबल नहीं पढ़ते, ऑनरेबल पढ़ते हैं, यानी कि अ से शुरू होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हिंदी में लिखने पर कोई शब्द अ से लेकर अह के बीच में आ रहा है तो उसमें हम एन लगाते हैं, और अगर हिंदी में लिखने पर वो क से ज्ञ के बीच में आ रहा है तो उसमें हम ए लगाते हैं। तो जब आप इसको लिखोगे ऑनरेबल तो ऐसे लिखोगे ना ऑनरेबल, तो पहला वाला जो आ रहा है वो आ रहा है और वो इसके बीच में आता है, अ से अह के बीच में, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ इसके बीच में आ रहा है, तो वहां पर हमेशा एन लगाते हैं, तो एन ऑनरेबल, और आगे जो भी आपको लगाना है, मैन वुमेन जो भी लगाना है, ठीक है। ऐसी ऑनेस्ट, जब आप इसको लिखोगे ऑनेस्ट तो पहला क्या रहा अ इसके बीच में आता है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा एन ऑनेस्ट, मैन या बॉय जो भी लगाना है। हेयर, सॉरी ये हेयर लिख दिया मैंने गलती से, आवर है ये, आवर, क्या लिखते हैं इसको, आवर, तो इसमें भी क्या रहा देखो ये भी किस में आता है, इसमें आता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एन आवर, एक घंटा, 2 घंटे जो भी है, अगर 1 घंटा तो एन आवर, ठीक है। और ऐसे क्या होता है एयर, एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, तो इसको हेयर नहीं पढ़ते, एयर पढ़ते हैं इसको, उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एन, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना भाई, तो अ ऑनरेबल पर्सन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एन ऑनरेबल पर्सन, यानी कि एरर किसमें है, ए में, ए की जगह पर यहाँ से क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है, याद रखोगे। अगला, तिब्बत इज आवर डैश कंट्री, तिब्बत जो है हमारी डैश कंट्री। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, देखो नेबरहुड का मतलब कौन होता है, नेबरहुड का मतलब होता है हमारा पड़ोस, नेबरहुड का मतलब पड़ोस, और नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। नेबरहुड क्या है, एक नाउन है, और नेबर भी क्या है, एक नाउन है। ये बेसिकली नेबर जो है ना व्यक्ति के सेंस में यूज करते हैं, जैसे एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, दूसरे व्यक्ति ने पूछा ये कौन है, तो आप बोलोगे मेरे पड़ोसी है, तो ही इज माई नेबर, ठीक है। और अगर आप बोलते हो पड़ोस, जैसे आपके घर के पड़ोस में एक दूसरा घर है, या आपके शहर के पड़ोस में एक दूसरा शहर है, तो वो आपका क्या है, वो आपका नेबरहुड है, वो आपका क्या है, नेबरहुड है। तो नेबरहुड लगाते हैं जगह या प्लेस के लिए, और नेबर लगाते हैं व्यक्ति के लिए, ठीक है, दोनों ही नाउन है। नेबरिंग क्या है, नेबरिंग का मतलब पड़ोस का या पड़ोस की, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है, नेबर आपको पता है, भी मैंने बताया नाउन है, नाउन में अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, ये तो आपको पता ही है। आप मुझे बताओ, ये भी नाउन है ना, आप मुझे बताओ, कंट्री एक नाउन है, ये सबको पता है, कंट्री एक कॉमन नाउन है, यहां पर जो भी आएगा क्या आपको नहीं लग रहा कि वो एक एडजेक्टिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव ही तो नाउन को क्वालिफाई करता है। सिंपल सी चीज है यार, देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, और आप अच्छे से जानते हो कि तीनों में से एडजेक्टिव इकलौता बेचारा यही है, नेबरिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा खत्म, कि तिब्बत इज आवर नेबरिंग कंट्री, कि तिब्बत जो है हमारा नेबरिंग कंट्री है, इट्स पीपल आर कॉल्ड तिब्बतन्स, और इसके लोगों को क्या बोलते हैं, तिब्बतन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर,
मैं क्रिकेट खेलता हूं। देखो आई प्ले का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं खेलता हूं क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेलता हूं, या मैं अपने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेलता था। तो ये तो सिंपल है, आप कहोगे सर खेलता था, बचपन की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो खेलता था, पास्ट हैबिट को दिखा रहे हैं, पास्ट एक्शन को दिखा रहे हैं, तो प्ले की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट, तो एरर किसमें है, इसमें है। सिंपल, इसमें तो उतना कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये चीजें आपको, अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो ये चीजें अगर आपको नहीं पता है, अगर ये भी चीजें आपको नहीं पता है तो सच में दिक्कत वाली बात है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। द रूम वॉज वेरी डैश, इसमें तो आपको मीनिंग अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्विल्ट का मतलब क्या होता है, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, उड़ने वाली। क्वाइट का क्वाइट क्या पढ़ते हैं इसको, क्वा एट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, ब्लैंक में नहीं भर रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं शांत, ठीक है। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, हार जाना, छोड़ देना या हार जाना। क्विट बोलते हैं ना, आई क्विट, मैं छोड़ रहा हूं, मैं हार रहा हूं। और क्वाइट, इसको क्या पढ़ते हैं, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल या एकदम, बिल्कुल या एकदम। देखो द रूम वॉज वेरी, रूम बहुत ज्यादा क्या था, क्विट था, रूम क्या था, रजाई था, रजाई नहीं होगा। रूम बहुत ज्यादा क्या था, क्विट था। क्विट तो आपको पता है एक वर्ब है, तो वर्ब तो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि रूम था। देखो रूम वॉज वेरी, वेरी देखो वेरी क्या है, वेरी एक एडवर्ब है, ऐसे भी आप समझो कि वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, वेरी क्या है, एक एडवर्ब है। और आपको पता है जो एडवर्ब होता है वो किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक प्रोनाउन को भी कर सकता है, कभी किसी किसी केस में नाउन और प्रोनाउन को भी कर सकता है, बाकी वर्ब वगैरह को किसी को भी कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, एक आपके पास बचा है क्वाइट और एक आपके पास बचा है क्वाइट। तो आप मुझे बताओ क्या आना चाहिए। देखो जो क्वाइट है ये एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और ये जो कहा गया क्वाइट, ये आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहा हूं, द रूम वॉज वेरी क्वाइट। तो क्वाइट अगर आएगा, एक बात बताओ, अगर ये क्वाइट आएगा यहां पर, तो क्वाइट अपने आप में एक एडवर्ब है, तो ये जिसको क्वालिफाई करेगा वो इसके बाद होना चाहिए ना कि एकदम, या रूम था बिल्कुल, रूम वॉज क्वाइट, रूम बिल्कुल था, बिल्कुल क्या था, इसके बाद कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर लगा दो क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, कि रूम जो था ना बहुत क्या था, शांत था। तो ये मैच हो रहा है यहाँ पर कि रूम बहुत ज्यादा क्या था, शांत था। कि क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल या एकदम, तो एकदम क्या, उसके आगे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो द रूम वॉज वेरी क्या हो जाएगा, क्वाइट, कि रूम बहुत ज्यादा क्या था, शांत था, ठीक है। वैसे भी वेरी और क्वाइट एक साथ नहीं आते हैं, वेरी और ये जो क्वाइट आपका दे रखा है ये कभी भी एक साथ नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, शांत। अगला, इतने सारे मैसेज आते हैं ना, फोन ये जो है ना, नेट ऑफ कर दूं तो फिर क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। मैं नेट ऑफ ही कर देता हूँ, चलो देखो। द डिटेल्स वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू अदर विद इन नो टाइम। अच्छा इसमें देखो फ्रेजेस दे रखे हैं आपको, चार फ्रेजेस हैं। पास अवे का मतलब क्या होता है, मर जाना, ये हम यूज करते हैं जब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ही पास्ड अवे लास्ट नाइट, बोलते हैं ना, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। तो पास अवे का मतलब क्या होता है, मर जाना। पास डाउन का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर समथिंग, टू ट्रांसफर समथिंग टू समवन, मतलब किसी एक चीज को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना। पास आउट का मतलब क्या होता है, बेहोश होना, ठीक है। टू लूज कॉन्शियसनेस कह सकते हो, टू लूज कॉन्शियसनेस यानी कि होश खो देना, ठीक है। और पास इन का मतलब क्या होता है, पास इन का मतलब होता है टू सबमिट, सबमिट करना, जैसे बच्चे अपनी कॉपी अपने टीचर को सबमिट करते हैं तो उसको बोलते हैं पास इन। ये फ्रेजेस हैं। अब आप मुझे बताओ यहां पर मरना होगा, डिटेल्स जो हैं डैश फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। अभी मैंने आपको बताया जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कुछ ट्रांसफर किया जाता है, अभी लिखा ना देखो, टू ट्रांसफर समथिंग टू समवन, तो इसका मतलब क्या होता है, पास डाउन। तो पास डाउन हो जाएगा, क्योंकि ना तो यहां पर बेहोश होने की बात, भाई डिटेल को क्या करने की बात हो रही है, शेयर करने की, ट्रांसफर करने की बात हो रही है ना। और लिखा है देखो, लिखा भी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे तक, यानी कि वो चीज ट्रांसफर हो रही है। तो सिंपल आपको पता है क्या आ जाएगा, पास डाउन आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई,
स्पीक्स इज आई स्पीक, अच्छा ठीक है, ये एक इडियम होता है, टू स्पीक, टू स्पीक वंस हार्ट। टू स्पीक वंस हार्ट का क्या मतलब होता है, सॉरी टू स्पीक वंस माइंड, मैं भी क्या लिख रहा हूं, टू स्पीक वंस माइंड, इसका मतलब होता है अपने दिल की बात कहना, यानी कि जो दिमाग में है, जो मन में, वो कह देना। बोलते ना कि डोंट हेजिटेट, जस्ट स्पीक योर माइंड, कि जो भी तुम्हारे मन में है वो बोल दो, बिना चेंज किए, बिना घबराए कतराए बोल दो, स्पीक योर माइंड। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है हैरी ऑलवेज स्पीक्स इज आई, अगर स्पीक्स इज आई दे रखा मतलब इडियम की बात करा, तो स्पीक्स, रीड इज हार्ट नहीं होता, लिसन इज ईयर नहीं होता, स्पीक्स इज माइंड होता है, स्पीक्स इज टंग नहीं होता, क्या होता है, स्पीक्स इज माइंड। इसके लिए तो आपको इडियम याद होना चाहिए, टू स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है जो मन में है वो बोल देना। ठीक, वी हार्डली न्यू एनीथिंग, कल ही आपको मैंने बताया था हार्डली, आपको अगर याद हो, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये सब क्या होते हैं, ये सारे नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, मतलब इन सब की जो मीनिंग है वो नेगेटिव होती है, इसीलिए इसके साथ में कोई भी नेगेटिव वर्ड जो है, नेगेटिव वर्ड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। नेगेटिव वर्ड कौन कौन सा होता है, नो होता है, नेवर होता है, नॉट होता है, नथिंग होता है, ये सब होता है। ठीक है, ये सब नहीं आएगा, ध्यान रखना। एनीथिंग होता है, एनीथिंग भी होता है, या एनी से बनने वाला कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि एनी जो है बेसिकली नेगेटिव में यूज करते हैं, कल मैंने समझाया था एनी और सम के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि एनी आता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और सम आता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो आपको पता है यहाँ पर हार्डली आ गया, तो हार्डली में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा क्योंकि खुद नेगेटिव है ये, तो नथिंग नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी एनीथिंग लिख दिया मैंने यहाँ पर, एनीथिंग नहीं, एनीथिंग तो आएगा। वी हार्डली न्यू, नथिंग की जगह पर क्या आ जाएगा, एनीथिंग, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आता है ना एनीथिंग, तो एनीथिंग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए था समथिंग, या सम से बनने वाला कोई भी जो होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में आता है। समथिंग हो गया या सम से बनने वाला कोई भी हो गया एडजेक्टिव, वो किस में आता है, पॉजिटिव में। और जहां पर हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली लग गया, वो सेंटेंस तो पॉजिटिव बचा नहीं, वो नेगेटिव बन गया, तो वहां पर कभी भी समथिंग जैसा कुछ भी यूज नहीं करना, यूज करना है एनी से बनने वाला एडजेक्टिव, जैसे कि एनीथिंग। ठीक है, तो वी हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट द मैनेजर, तो यहाँ पर गलती किसमें है, इसमें, वी हार्डली न्यू, नथिंग की जगह पर आ जाएगा वी हार्डली न्यू एनीथिंग। अगला, हियर कम्स द बस। देखो आपको मैंने बताया था इन्वर्जन के बारे में कि व्हाट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हो, सब्जेक्ट के पहले उठाकर रख देते हो, या फिर जब आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हो। इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, देखो इन्वर्जन दो टाइप का होता है, कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको मैं। इन्वर्जन दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल, और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब इसके बाद होगा। कंप्लीट का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों के दोनों जो होंगे वो सब्जेक्ट क्या होंगे, पहले होंगे। समझ में आया, इसको बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। इंटेरोगेटिव नहीं बनता वो। अच्छा, इन्वर्जन के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपका सेंटेंस हार्डली से, स्केर्सली से या नो सूनर से शुरू हो तो वहां पर इन्वर्जन लगता है। एक और चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका सेंटेंस शुरू होता है, ध्यान रखना, इफ द सेंटेंस if the sentence starts with, अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है, किससे शुरू होता है, या तो हेयर से, या देयर से, या अवे से, या आउट से, ठीक है, या इन से, या डाउन से, या अप से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, हेयर, देयर, अवे, आउट, इन, डाउन, अप। अगर आपका सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर क्या लगेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और इन्वर्जन वाले केस में यहां पर मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझना। देखो क्या होगा, अगर यहां पर मान लो, मैं कहां लिखूं, मेरे पास जगह की कमी हो जाती है। इसको आप नोट करो, इसको आप पॉज करके इसको आप नोट करो। मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या आएगा, इन्वर्जन जो पार्शियल और कंप्लीट दो टाइप का होता है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको लिखवा रहा हूं। अब जैसे मान लो कि अगर इन सब के बाद में, देखो अगर इन सब के बाद में, ऐसे लिख लो आप, अगर इन सब के बाद में नाउन है तो वहां पर इन्वर्जन लगेगा। लेकिन अगर इनके बाद में, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे इसको, अगर इनके बाद में एक प्रोनाउन आ रहा है तो वहां पर इन्वर्जन नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इनके बाद में नाउन है तो इन्वर्जन लगेगा, अगर प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं लगेगा।
समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हो किससे हो रही है? हेयर से हो रही है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? इससे, हेयर, देयर, अवे, आउट, इन, डाउन या अप, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? इन्वर्जन। लेकिन इन्वर्जन भी कब लगाना है? जब वहां पर क्या हो, इसके बाद में क्या हो? नाउन हो, ठीक है। अगर प्रोनाउन हो तो नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है? हेयर, ठीक है। और देखो इसके बाद में जो क्या आ रहा है, ये तो खैर इन्वर्जन के लिए यूज किया है मैंने। ये देखो क्या आ रहा है? द बस। तो ये जो द बस है, क्या ये नाउन है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नाउन है। तो अगर हेयर से शुरू हो रहा है और आगे एक नाउन है, तो आपको पता है इन्वर्जन यहाँ पर लग जाएगा। और इन्वर्जन में क्या करते हैं? वर्ब को पहले रखते हैं। तो चलो वर्ब को तो पहले रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट के पहले रख दिया, इन्वर्जन लग गया। तो सर ठीक तो है। सर अभी तो आपने बताया कि जब हेयर से, देयर से, इन से, अप से, डाउन से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो वहां पर हम इन्वर्जन लगा देते हैं। जब एक नाउन हो तो सर सही तो है, यहाँ पर नाउन है, हेयर से शुरू है तो हमने इन्वर्जन लगा दिया। लेकिन गलती देखो क्या है, आपको पता है ये जो नाउन है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि द बस क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है। और टेंस आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वर्ब में क्या लगाते हैं? इतने दिन से बता रहा हूं, एस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? हियर कम्स द बस। ये हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? हियर कम्स द बस। कम्स हो जाएगा कम की जगह पर, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे लिखता मैं, देयर गोज ही, बताओ सही की गलत? देयर गोज ही, देखो देयर से शुरू हो रहा है तो आप कहोगे सर ठीक है, अभी आपने बताया हेयर, देयर, अवे, इन सब से शुरू हो और इन्वर्जन लगाना है। लेकिन इन्वर्जन कब लगाना है मेरे लाल? जब इसके बाद में नाउन हो। आप मुझे बताओ, देयर से शुरू हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या जो आपका सब्जेक्ट है वो एक नाउन है या प्रोनाउन है? तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट जो है ना वो नाउन नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर एक प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बताया? जब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन नहीं लगाना। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और यहाँ पर इन्वर्जन लगा हुआ है, तो ये गलत है। इसको आपको सीधा करके लिखना है, देयर ही गोज। ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वर्जन कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ठीक है। तो गलती किस में थी? इसमें, कम में। कम की जगह पर क्या आ जाएगा? कम सा आ जाएगा। आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि नहीं आ रहा है? अगला, हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स, हंड्रेड्स मतलब कई सैकड़ों की संख्या में जो फर्म्स है, कंपनीज हैं, वेंट बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया। जिसके पास पैसा चुकाने का, अपना कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, बैंकरप्ट बोलते हैं उसको, जो लुट चुका है, दिवालिया हो चुका है। ड्यूरिंग द वॉट, ड्यूरिंग द वॉट, तो आपको पता है रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन का मतलब होता है पुनर्अभ्यास करना। भाई अगर बैंकों के बैंकरप्ट होने, कंपनियों के बैंकरप्ट होने की बात हो रही है, तो आगे क्या होता है? रिमिशन का मतलब क्या होता है? सुधार होता है। रिमिशन का मतलब क्या होता है? सुधार। या फिर एक वो पीरियड, एक समय का वो पीरियड जिसके अंदर कोई बीमारी ठीक हो जाती है, एक टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी उस पे, कि बीमारी जो है वो ठीक हो रही है, स्वास्थ्य का आपको लाभ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेमिशन, ठीक है। जैसे ही गॉट समथिंग इलनेस आफ्टर द रेमिशन, कि मतलब एक रेमिशन आया था, मतलब उसमें ठीक हो गया था वो, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको इलनेस हो गया, ठीक है। आपको पता है रिसेशन, रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। अगर आपको सीधा मतलब पता है तो आपको चारों को देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। सुना होगा आपने कि मार्केट में रिसेशन आया, तो रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंदी। कि मंदी के दौरान जितने भी फर्म्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए? दिवालिया हो गए। तो सिंपल है, इसमें कुछ उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। और रिमिशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिमिशन का मतलब क्या होता है? सुधार, या फिर अ पीरियड, एक ऐसा समय अवधि जिसमें आपकी बीमारी जो है वो क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है, आपकी हेल्थ जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि हर कैंसर रीअपेयर्ड आफ्टर अ ईयर्स रिमिशन। एक हफ्ते, एक साल के रिमिशन के बाद, रिमिशन मतलब एक जो वो पीरियड था जिसमें वो ठीक थी, तो उस रिमिशन के बाद में दोबारा से उसकी जो बीमारी थी वो अपीयर हो गई। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। और एक और वर्ड है यहां पर आपको दिख रहा होगा, रिसिशन। इसका मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल याद रखो, ज्यादा मत्था पच्ची मत करो। कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का जो कैंसिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं रिसिशन, ठीक है। यहां पर आपको पता है क्या आएगा? रिसेशन, यानी कि मंदी। एंटी पार्टी एक्टिविटीज, जितनी भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज हुई है, इंप्रूव्ड माय रिलेशन, उन सब ने क्या किया? मेरे रिलेशन को इंप्रूव कर दिया विद एन ऑपोजिशन। विद एन ऑपोजिशन, देखो यहां पर किसी एक ऑपोजिशन की बात नहीं हो रही, किसी खास की बात हो रही है। क्योंकि जब बोला जा रहा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से मेरे ऑपोजिशन के साथ में संबंध सुधर गए, तो एक ऑपोजिशन के साथ में बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक है कोई,
जो ऑपोजिशन है जिसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है वो स्पेसिफिक है। कोई बंदा अगर बोलता है कि इन एक्टिविटीज की वजह से ना ऑपोजिशन के साथ में मेरे संबंध ठीक हो गए, तो एक ऑपोजिशन थोड़ी बोलेगा, वो सीधा बोलेगा ऑपोजिशन, यानी कि किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात हो रही जो ऑपोजिशन में है। तो विद एन ऑपोजिशन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, विद द ऑपोजिशन, विद द ऑपोजिशन। तो एरर किसमें है, विद एन ऑपोजिशन की जगह पर क्या आ जाएगा, विद द ऑपोजिशन। ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन, सारे के सारे घोड़े एक को छोड़कर, ऑलवेज बिहेव्ड, वो आपकी सेकंड फॉर्म, बिहेव्ड इन रफ मैनर, रफ मैनर में बिहेव करते थे, व्हेन, जब रॉबर्ट कम, ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पता है गलत है, क्योंकि जब बात पास्ट की हो रही है कि सारे जो घोड़े थे बिहेव करते थे बड़े रफ मैनर में, जब रॉबर्ट आता है, जब रॉबर्ट आता था, भाई बिहेव करते थे कब, जब रॉबर्ट आता था, आता है नहीं, आता था। तो कम की जगह पर क्या हो जाएगा, केम। तो एरर बताना किसमें है, इसमें। रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल, स्टेबल मतलब अस्तबल, तो कम की जगह पर क्या आ जाएगा, केम आ जाएगा। आई टेक माई डैश ऑफ, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं हैट्स ऑफ, बोलते हैं ना हैट्स ऑफ टू यू, बोलते हैं। तो आप किसी को हैट्स ऑफ कब बोलते हो, जब आप उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हो। तो आई टेक माई हैट ऑफ, हैट ऑफ मतलब आई टेक माई हैट ऑफ मतलब मैं सम्मान में अपनी जो हैट है वो उतारता हूँ। टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है ना। टू आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके सम्मान में, आई टेक माई हैट ऑफ फॉर देयर सर्विस टू आवर कंट्री। तो क्या हो जाएगा, टेक माई हैट ऑफ। वी हैड ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999। देखो ध्यान रखना, जब भी पास्ट का कोई इंसिडेंट दे रखा हो और साथ में एक फिक्स्ड आपको टाइम दे रखा हो, एक फिक्स्ड कोई डेट दे रखी हो, कोई फिक्स्ड मंथ दे रखा हो, या कोई फिक्स्ड आपको ईयर दे रखा हो, बेसिकली एक टाइम का जिक्र कर रखा हो, जब भी पास्ट इवेंट की बात करे और वहां पर एक डेफिनेट टाइम, कोई भी डेफिनेट टाइम अगर दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना वो सिंपल पास्ट से बनता है हमेशा। आप इसको लिख सकते हो कि जब भी पास्ट का स्ट्रक्चर हो और उसके अंदर एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, एक डेफिनेट टाइम दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है, तो वहां पर हमेशा सिंपल पास्ट से बनाते हैं। तो ही हैड गिवन मी नहीं होगा, सिंपल पास्ट होता है वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही गेव मी, सिंपल ही गेव मी, ये हो जाएगा। देखो ये ही गेव मी दैट बुक इन 1999, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि समथिंग, कुछ भी मान लो जिसकी डिस्कवरी हुई थी, तो इट वॉज डिस्कवर्ड, या कह सकते हो न्यूटन डिस्कवर्ड दिस इन दिस ईयर, ऐसा कुछ लिखते थे, जैसे कि न्यूटन डिस्कवर्ड, किसकी खोज की थी उसने, ग्रेविटी की, ग्रेविटी इन, कब की थी, फलाना फलाना, मान लो कोई डेट है जैसे कि 1822, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मजाक मत उड़ाना, मेरे को याद नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो जब भी एक फिक्स्ड आपको टाइम दे रखा हो तो वहां पर हमेशा क्या लगाते हैं, V2 लगाते हैं, ठीक है, सही है। अगर एग्जाम में ऐसा दे देगा कि न्यूटन हैड डिस्कवर्ड ग्रेविटी इन 1822, तो आपको पता वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एक डेफिनेट टाइम दे दिया जाए तो सिंपल पास्ट से बनेगा। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्किल, गुण, एप्टीट्यूड मतलब गुण। तो एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग ये फ्रेज होता है, फिक्स होता है, ध्यान रखना, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग। इफ यू हैव एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मन में उस चीज के प्रति क्या है, एक अलग प्रकार का गुण है, उस चीज को करने का टैलेंट है आपके अंदर। तो द यंग बॉय डिस्प्लेड, यंग बॉय ने दिखाया एन एप्टीट्यूड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो एप्टीट्यूड फॉर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी चीज के लिए जो गुण है, स्किल है, उसको बोलते हैं। वी डैश ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बॉट न्यू वंस इन दिवाली, आपको पता होना चाहिए एक फ्रेज होता है कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, उत्तरन, 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 उत्तरन मतलब क्या होता है, ऐसे कपड़े जो पुराने हो चुके हैं, जो आप यूज नहीं करते, वो आप किसी को या तो दे देते हो या फेंक देते हो, उनको बोलते हैं उत्तरन, तो कास्ट ऑफ कहते हैं। और एक वर्ब का भी काम कर लेगा ये, तो क्या हो जाएगा, वी कास्ट ऑफ, वही तो बात हो रही है, देखो वी कास्ट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, हमने सारे पुराने कपड़े क्या कर दिए, फेंक दिए, जो काम के नहीं थे, एंड बॉट और खरीद लिए न्यू वंस, नए कपड़े फॉर दिवाली, दिवाली पर। तो क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ। ये डायरेक्ट फ्रेज आपको याद होना चाहिए था। इस कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति। और इस कास्ट का एक और मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना टू कास्ट वोट, टू कास्ट वोट, इसका मतलब होता है वोट डालना, वोट देना, टू कास्ट वोट, ठीक है, ध्यान रखना। कास्ट का एक और मतलब होता है, जैसे हम टीवी सीरियल के लिए, मूवी के लिए या थिएटर शो के लिए हम किसी को चुनते हैं, एक्टर को, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं मूवी में, सुना है ना आपने, कास्ट करना, ठीक है। और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कीमत। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना कौन सा है। इट वॉज द हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद अ लॉट ऑफ, देखो अ लॉट ऑफ हो या लॉट्स ऑफ हो, दोनों एक ही है, मैंने आपको बताया था। इनके बाद में एक काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और इनके बाद में एक अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, ये आप ध्यान रखना।
अगर काउंटेबल है तो भैया वो हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मतलब होता है बहुत सारे। अगर अनकाउंटेबल है तो कितना भी कुछ कर लो वो सिंगुलर ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर देखो क्या रहा है, अ लॉट ऑफ। और परचेज क्या है, एक नाउन है, तो आपको पता है ये नाउन कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो आप कहोगे सर काउंटेबल है, क्योंकि परचेज को हम काउंट कर सकते हैं। एक परचेज है तो परचेज, एक से ज्यादा तो परचेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। और वैसे भी देखो यहाँ पर द नहीं आएगा, इट वॉज अ हेक्टिक डे, कि ये एक बड़ा हेक्टिक डे था। द हम कब लगाते हैं, जब कोई चीज स्पेसिफाइड हो, जब किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ तो सिंपल है ना, कि ये जो एक दिन था ना, ये बड़ा हेक्टिक था, ये एक बड़ा हेक्टिक दिन था, तो ये दिन एक बड़ा हेक्टिक था। तो एक की बात हो रही है यहाँ पर, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही, तो इट वॉज अ हेक्टिक डे होगा, कि आज का दिन एक बड़ा हेक्टिक दिन था। तो इट वॉज अ हेक्टिक डे इसमें दे रखा है, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद द लॉट ऑफ नहीं होता भाई, अ लॉट ऑफ होता है। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद द लॉट, इसमें भी द लॉट ऑफ, तो एक ही आंसर बचा, देखो चेक कर लो, इट वॉज अ हेक्टिक डे, ठीक है, फॉर सुजैन विद अ लॉट ऑफ परचेजेस, देखो प्लूरल आ गया, एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। सिंपल, याद रखना मेरे भाई इसको। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। आपको पता ही है कि हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पास्ड अवे। और एक चीज और बताई थी, आप याद करो, इसको ऐसे भी दे सकता था एग्जामिनर, जो मैं बताने जा रहा हूं, कि जब भी आपको लगे कि दो घटनाएं हैं, दोनों के दोनों पास्ट की हैं, तो मैंने क्या बताया था, कल बताया था, जब दो घटनाएं हो एक के बाद दूसरी और दोनों ही पास्ट में हो, तो जो पहली घटना होती है हमेशा वो किस में होती है, पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरी घटना होती है वो होती है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो देखो, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे, पेशेंट के मरने के बाद, तो यानी कि पहले पेशेंट मरा है तब डॉक्टर आया, दोनों घटनाएं पास्ट की है, पहले पेशेंट मरा फिर डॉक्टर आया, तो पहली घटना है पेशेंट के मरने की, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट में। तो देखो, पेशेंट का मरना पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए पास्ट का पास्ट हो गया, ठीक है। और जो दूसरी घटना होती है डॉक्टर के आने की, वो सिंपल पास्ट में, देखो सिंपल पास्ट है, वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो वैसे तो ठीक है, बस यहाँ पर गलती क्या थी, पास्ट का पास्ट आ जाएगा, यानी कि इसमें एरर है। शकुंतला देवी वॉज बोर्न ऑन 4 नवंबर 1929 इन हर चाइल्डहुड, शी डैश टू स्कूल, बात पास्ट की हो रही है, इनर चाइल्डहुड अपने बचपन में, शी एवर बीन, डायरेक्ट एवर बीन कभी यूज नहीं होता, शी वेंट नेवर, शी नेवर वेंट होगा, जो नेवर होगा वो मेन वर्ब से पहले आता है, ये क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेन वर्ब के पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ध्यान रखना, लिख लेना है इसको, नेवर जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मेन वर्ब के पहले आएगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। नेवर गॉन, शी नेवर गॉन, देखो शी के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी आती है क्या, नहीं आती है, आपको पता है, हैज हैव हैड कुछ तो होना चाहिए, तो एक ही बचा मेरे पास, शी हैड नेवर गॉन, देखो हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, बीन, शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, क्योंकि बीन क्या है, थर्ड फॉर्म में काउंट होता है, तो शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, कि अपने बचपन में वो कभी स्कूल नहीं गई थी, शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, ठीक है। सून आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट डैश ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन क्या डैश, तो मेडिसिन का क्या होता है, डोज होता है भाई, डोज की स्पेलिंग होती है DOSE, ठीक है। द पेशेंट बिगेन टू डोज, तो पेशेंट ने, वही दे रखा है होमोनियम, तो पेशेंट ने डोज करना शुरू कर दिया, डोज का मतलब होता है ऊँघना, जब आपको उबासी आती है, ऊँघ रहे होते हो, नींद आ रही होती है, उसको बोलते हैं डोज करना, तो डोज और डोज, क्योंकि टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, इसलिए डोज, तो कहाँ पे देखो डोज और डोज, ये रहा, डोज और डोज, ऑप्शन बी, ठीक है। डोज का मतलब, इस डोज का मतलब है खुराक, और इस डोज का मतलब क्या, ऊँघना, ऊँघना या सोना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइंड पोर्शन, देखो ये आपको एक क्वेश्चन दे, एक आपको एक सेंटेंस दे रखा है, और फिर इसी सेंटेंस में चार पार्ट्स के अंदर अलग अलग जगह पर क्या दे रखा है, देखो ये अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको बताना कहां पर गलती है। देखो इसी में देख लेते हैं गलती कहां पर है। व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, केम टू सी वाराणसी इन 2019, जब मिसेस सिन्हा 2019 में वाराणसी देखने आई, नुपुर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर, तो नुपुर वहां पर ऑलरेडी पढ़ा रही थी फॉर 5 इयर्स, पिछले 5 सालों से। जब मिसेस सिन्हा वाराणसी देखने आई, तो जो हमारी नुपुर हैं, वो हमारी नहीं, मतलब जो नुपुर हैं वो 5 साल से वहां पर पढ़ा रही थी। भाई यहाँ पर अगर पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात आपको लगता है क्या हो सकती है, आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पर भी पास्ट आएगा, हेड आएगा ना, हैड ऑलरेडी बीन, हैड के साथ बीन प्लस V1 प्लस ING, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड के साथ बीन हो, बीन के साथ V1 और ING हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नुपुर हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर, कि नुपुर वहां पर पहले से ही पढ़ा रही थी 5 साल से। तो एरर किस में है, देखो इसी को कर रखा अंडरलाइन, हैज ऑलरेडी बीन, तो आंसर यही हो जाएगा आपका, इसी में एरर है, क्योंकि देखो इसमें इसको अंडरलाइन कर रखा है, देयर फॉर 5 इयर्स, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इन 2019 में कोई गलती नहीं है, व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी, इसमें भी कोई गलती नहीं है, तो गलती आपको पता किसमें, हैज की जगह पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा।
क्लास हो चुकी है आपकी खत्म। इसी के साथ सीजल 2023 में जितने भी ब्लैंक्स के, स्पॉटिंग एरर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या, पैराजम्बल्स। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट होता है, मैंने आपको बताया कि हर क्लास में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बताया करो। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट करके बताया करो कि सर अच्छा लगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहो। वो कैब मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, ये क्लास भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने आपको क्या बताया, कल पैरा जंबल शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पैरा जंबल की वीडियो देख के आना है, ठीक है। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। तो अच्छे से भाई पढ़ते रहो, मैं आपसे मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद।